साथियों नमस्कार। आज शनिवार है सितंबर माह की 6 तारीख और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका रोजाना का करंट अफेयर का छोटा कैप्सूल। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर दोस्तों आपको रोजाना 5:30 पर एक छोटी-सी नेशनल करंट अफेयर की क्लास मिलती है। ये क्लास 10 से 12 मिनट की होती है और ये एग्ज़ाम रिलेवेंट होती है। बिना बकवासबाजी कोई नहीं होती दोस्तों, इसमें फैक्ट पर आधारित सीधी-सीधी टॉपिक पर बात होती है और दोस्तों पिछली क्लास का रिवीजन भी करते हैं। तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। फिलहाल बात करते हैं कल की क्लास की में हमने क्या पढ़ा। दोस्तों कल की क्लास में हमने पढ़ा कि विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप है वो लिवरपूल यूनाइटेड किंगडम किंगडम के अंदर शुरू हो गई है। लिवरपूल यूनाइटेड किंगडम याद रहेगा आपको, यूके के अंदर लिवरपूल है वहाँ पर शुरू हो गई है। इसके अलावा हमने पढ़ा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ की बिजली क्षमता है वो बढ़कर के 30,000 मेगावाट हो चुकी है। दोस्तों जब छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी 2000 के अंदर, तो उस समय जो बिजली क्षमता थी, बिजली उत्पादन क्षमता वो 1400 मेगावाट थी, जो बढ़कर के 30,000 मेगावाट हो गई है और इसको 60,000 मेगावाट करने की कवायद चल रही है, कोशिशें चल रही है। दोस्तों इसके अलावा हमने पढ़ा कि भारत और जापान ने संयुक्त ऋण तंत्र यानी जॉइंट क्रेडिट मैकेनिज्म यानी जेसीएम समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसका उद्देश्य कार्बन ट्रेडिंग को बढ़ावा देना, हरित निवेश आकर्षित करना और सतत नवाचार को प्रोत्साहित करना है। इसके अलावा हमने पढ़ा दोस्तों कि भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ यानी ईएफटीए के मध्य एक मुक्त व्यापार समझौता यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है। ये 1 अक्टूबर 2025 से दोस्तों आधिकारिक रूप से लागू हो जाएगा। बात करते हैं हमने और क्या पढ़ा था कल। कल हमने पढ़ा दोस्तों कि शिक्षा मंत्रालय ने एनआईआरएफ के द्वारा एक जो रैंकिंग दी गई है, वो घोषित कर दी है। इसमें आईआईटी मद्रास को दोस्तों भारत का टॉप मोस्ट शैक्षणिक संस्थान घोषित किया है। इसके अलावा हमने पढ़ा दोस्तों कि भारत का जो सेवा क्षेत्र है, उसका पीएमआई यानी परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है, वो 15 पिछले 15 साल के उच्चतम स्तर पर पहुँच गया है दोस्तों। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों अगर पीएमआई ज़्यादा होता है तो इसका मतलब है उस देश के अंदर जो बिज़नेस की एक्टिविटी होती है, वो काफ़ी बढ़ गई है। अगर पीएमआई कम है, तो वहाँ बिज़नेस की एक्टिविटी लो है, लेस है। बात करते हैं और हमने क्या पढ़ा और हमने पढ़ा दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की महत्वपूर्ण जो खनिज होते हैं क्रिटिकल मिनरल्स जैसे लिथियम हो गया, कोबाल्ट हो गया या अन्य रेयर अर्थ मेटल्स होती हैं दोस्तों, उनके लिए उनकी रिसाइक्लिंग क्षमता को बढ़ाने के लिए, विकसित करने के लिए 1500 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना लेकर के आए हैं मोदी जी। इसके अलावा हमने पढ़ा दोस्तों कि शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार घोषित किए हैं। इसमें 45 टीचर्स को चुना गया है। इसमें लेडीज़ हैं वो 21 हैं और जेंट्स है वो 24 है। ये बात आपको थोड़ी-सी ध्यान रख लेनी है क्योंकि हो सकता है लेडीज़ की संख्या पूछ ले, बाकी ओवरऑल शिक्षकों की संख्या है वो 45 है। आज की क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बिहार के राजगीर में रॉयल भूटान बुद्ध मंदिर का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन है पीएम मोदी जी ने, भूटान के प्रधानमंत्री त्शेरिंग तोब्गे और भारत के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी ने, द्रौपदी मुर्मू जी ने या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भूटान के पीएम हैं त्शेरिंग तोब्गे और भारत के अल्पसंख्यक मंत्री हैं किरण रिजिजू। इन दोनों ने मिलकर के दोस्तों इस राजगीर के अंदर रॉयल भूटान बुद्ध मंदिर का उद्घाटन किया। डिटेल से बात करें दोस्तों, तो राजगीर जो है वो भगवान बुद्ध के जीवन उपदेशों और प्रथम बौद्ध संगीति के लिए प्रसिद्ध है। एक उनसे जुड़ा हुआ एक जो प्रमुख धार्मिक स्थल है दोस्तों। इसमें बिहार के राजगीर में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन भूटान के पीएम त्शेरिंग तोब्गे और भारत के केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी ने किया। बात करते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगस्त 2025 तक यूएडीएआई यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आधार प्रमाणन यानी आधार ऑथेंटिकेशन का कितना रिकॉर्ड बनाया है? दोस्तों यूएडीएआई ने आधार ऑथेंटिकेशन का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया है अगस्त के अंदर। दोस्तों 221 करोड़ रिकॉर्ड 221 करोड़ आधार ऑथेंटिकेशन किए हैं। आप कहोगे लगभग भारत की जनसंख्या तो 140 से 150 करोड़ है, तो इतने कैसे कर दिए आधार ऑथेंटिकेशन? दोस्तों इसका मतलब ये है कि विभिन्न अलग-अलग योजनाओं के माध्यम से जब हम जैसे बैंक में जाते हैं तो हमारा आधार ऑथेंटिकेशन माँग लेते हैं या हम कोई फॉर्म भरते हैं, तो हमारा आधार ऑथेंटिकेशन करते हैं। यानी एक व्यक्ति के कई बार हो सकते हैं, कितनी भी बार कर सकते हैं, अलग-अलग जगह पर ये उस पर डिपेंड करता है कि वो जो बंदा है करवाने वाला, वो कितनी जगह पर गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों टोटल 221 करोड़ बार आधार ऑथेंटिकेशन हो गया है पूरे 1 महीने के अंदर। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है वैसे, क्योंकि ये अपने आप में एक टेक्नोलॉजी का बढ़ता हुआ और भरोसे का प्रतीक है दोस्तों, कि 221 करोड़ बार आधार ऑथेंटिकेशन हुआ है। डिटेल से बात करें दोस्तों तो यूएडीएआई ने अगस्त 2025 तक 221 करोड़ आधार ऑथेंटिकेशन का रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों जैसे आधार ऑथेंटिकेशन की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? जैसे एलपीजी लेकर के आ रहे हो, आप गैस में लेके आ रहे हो या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंदर या मनरेगा के अंदर
बैंकिंग सुविधा में वित्तीय सेवाओं की पहुँच के लिए अगर आप मोबाइल सिम लेकर लेने जाते हो या पासपोर्ट के लिए आवेदन करते हो, पेंशन सत्यापन के लिए या अन्य कोई निजी सेवाओं के लिए दोस्तों हमें आधार ऑथेंटिकेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये इसके लिए 221 करोड़ रिकॉर्ड 221 करोड़ ये आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अगर भारत के बढ़ते कदम को दर्शाने वाला ये पॉइंट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेपाल सरकार ने किस नीति के तहत 28 अगस्त 2025 से डिजिटल सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर प्रतिबंध लगा दिया है? दोस्तों नेपाल सरकार ने ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इस पर दोस्तों 28 अगस्त 2025 से दोस्तों प्रतिबंध लगा दिया है। ये कौन-सी नीति है उनकी? ये दोस्तों उनकी नीति है डिजिटल नीति निर्धारण नीति है, यानी डिजिटल पॉलिसी फ्रेमवर्क है, इसके तहत दोस्तों उन्होंने 28 अगस्त 2025 से इस पर सोशल मीडिया पर दोस्तों एक सोशल मीडिया के कुछ जो प्लेटफ़ॉर्म है उन पर प्रतिबंध लगाया है। डिटेल से बात करें तो नेपाल सरकार ने डिजिटल नीति निर्णय के तहत 26 अपंजीकृत सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसमें फ़ेसबुक हो गया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या ट्विटर इसमें शामिल है। दोस्तों यह निर्णय 4 सितंबर 2025 को नेपाल की सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री पृथ्वी सुड्डा गुरुङ ने घोषित किया। दोस्तों इसका उद्देश्य डिजिटल जवाबदेही लागू करना और सोशल सोशल मीडिया उपयोग विनिमय निर्देशन 2025 ये उनका कानून है दोस्तों नेपाल के अंदर। इस कानून की अनुपालना सुनिश्चित करना है। इसके लिए दोस्तों नेपाल सरकार ने इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप इन्हें बोला गया था पहले कि आप आइए और आप हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। लेकिन उन्होंने ये पंजीकरण नहीं करवाया, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो नेपाल सरकार को ज़बरन इन इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह पर प्रतिबंध लगाना पड़ा। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न दोस्तों, केंद्र ने एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम के तहत किस योजना को अधिसूचित किया है? दोस्तों जो कर्मचारी लगते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयी होते हैं, जैसे मैं भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हूँ, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयी को तो एक पेंशन मिलती थी पहले सॉरी ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस, और उसके बाद जो नए कर्मचारी 2004 के बाद लगे हैं, उन्हें नई न्यू पेंशन स्कीम मिलती है दोस्तों, जिसे हमने यहाँ नेशनल पेंशन स्कीम लिखा है, एनपीएस मिलती है दोस्तों। तो एनपीएस में बहुत सारी कमियाँ हैं, ओपीएस में बहुत सारी खूबियाँ हैं। तो कर्मचारी विरोध कर रहे थे कि एनपीएस को हटाया जाए और ओपीएस को लागू किया जाए। दोस्तों इन्होंने सरकार ने क्या किया, ओपीएस के अंदर सरकार को ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, तो उससे बचने के लिए सरकार ने ओपीएस और एनपीएस दोनों के बीच का मध्यम मार्ग अपनाते हुए एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस लागू करने की घोषणा की है दोस्तों। अब यूपीएस है ना, उसके लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस यूपीएस के तहत दोस्तों इस अधिसूचना जारी की है गवर्नमेंट ने। अभी हाल ही में क्या किया इसके अंदर सरकार ने अधिसूचना जारी की है कि वास्तव में यूनिफाइड पेंशन स्कीम है क्या? दोस्तों इसके बारे में डिटेल डिटेल से बात करें तो केंद्र सरकार ने एनपीएस के तहत एकीकृत पेंशन योजना नियमों को अधिसूचित किया है। यानी यूपीएस और एनपीएस के ढांचे के भीतर एक संरचित और वैकल्पिक पेंशन व्यवस्था है। यानी अब आप चाहो तो यूपीएस ले सकते हो, चाहो तो एनपीएस में रह सकते हो। दोस्तों ये वैकल्पिक व्यवस्था है। पहली बार दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 अगस्त 2024 को यूपीएस को मंजूरी दी थी। इसके अलावा वित्तीय सेवा विभाग ने 24 जनवरी 2025 को इसे अधिसूचित किया था। दोस्तों अब की बार एक एक और बढ़िया काम किया केंद्र सरकार ने। बढ़िया काम ये किया दोस्तों, अगर कोई कर्मचारी यूपीएस के अंदर रहना चाहता है तो वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंदर रह सकता है। यदि वो एनपीएस के अंदर रहना चाहता है तो वो एनपीएस में रह सकता है। लेकिन अगर वो चाहे तो स्विच भी कर सकता है यूपीएस में से एनपीएस में और एनपीएस से यूपीएस में। इसके लिए दोस्तों वो सेवानिवृत्ति से 1 वर्ष पहले या अगर वो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेता है यानी वीआरएस लेता है तो वो 3 महीने पहले इसके लिए आवेदन कर सकता है, स्विच कर सकता है। ये बहुत ही अच्छी बात है केंद्र सरकार की। दोस्तों इस प्रकार से आपको याद रखना है कि केंद्र सरकार ने एनपीएस, यूपीएस और ओपीएस सबके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि आप भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयी होने जा रहे हो। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला प्रश्न है दोस्तों, एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 15 सितंबर 2025 को यूपीआई ट्रांज़ैक्शन की नई सीमा कितनी तय की है? दोस्तों 15 सितंबर 2025 से आपको एक नई जो ट्रांज़ैक्शन लिमिट देखने को मिलेगी, वो मिलेगी दोस्तों प्रत्येक लेन-देन 5 लाख रुपए तक का, और 24 घंटे के अंदर आप 10 लाख रुपए तक ट्रांसफर कर सकते हो, लेन-देन कर सकते हो। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एनपीसीआई है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये यूपीआई के अंतर्गत है, यूपीआई ट्रांज़ैक्शन के अंतर्गत है, ये अपना जो पैसे का लेन-देन है वो करती है। यूपीआई दोस्तों यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। ये 2016 के अंदर लॉन्च किया गया था नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। दोस्तों इसका उद्देश्य मोबाइल के द्वारा हम 2 बैंक खातों में तत्काल धन है वो इधर-उधर से कर सकते हैं, यानी हम पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, मंगवा भी सकते हैं ना, मंगवा सकते हैं, भेज सकते हैं। दोस्तों डिटेल से बात करें तो राष्ट्रीय भुगतान निगम भारत यानी एनपीसीआई ने 15 सितंबर 2025 से यूपीआई लेन-देन की नई सीमा लागू कर दी है। हमने बात कर ही ली है कि 5 लाख रुपए तक की सीमा एक लेन-देन में और 24 घंटे के अंदर 10 लाख रुपए आदान-प्रदान कर सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, भारत ने हाल ही में खेलों में
डोपिंग रोकने के लिए कौन-सा महत्वपूर्ण एंटी डोपिंग मटेरियल विकसित किया है? दोस्तों भारत ने एंडोजेनियस रेफरेंस मटेरियल है ये विकसित किया है। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल से बात करते हैं दोस्तों, भारत ने खेलों में डोपिंग परीक्षण प्रणाली को मजबूत करने के लिए एक दुर्लभ और अत्यंत महत्वपूर्ण एंटी डोपिंग रेफरेंस मटेरियल विकसित किया है। दोस्तों भारत ने सितंबर 2025 में मेंथाडिनोन लॉन्ग टर्म में मेटाबोलाइट विकसित किया है। दोस्तों इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर खिलाड़ी है वो, आपने देखा होगा कि डोपिंग के अंदर वो अगर फेल हो जाते हैं, कुछ ऐसी अमानक दवाओं का प्रयोग कर लेते हैं, जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए, तो फिर से उनकी जाँच की जाती है। तो दोस्तों भारत ने एक ऐसा, भारत के 2 जो इंस्टीट्यूट है कौन-कौन से? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च यानी एनआईपीआर गुवाहाटी और नेशनल डोप टेस्टिंग लैबोरेटरी एनडीटीएल नई दिल्ली, इन दोनों ने मिलकर के एक नया रेफरेंस मटेरियल विकसित किया है दोस्तों। इससे क्या होगा कि इससे सेवन करने के, अगर वो अमानक दवाओं का प्रयोग कर लेता है कोई खिलाड़ी, उसके सेवन करने के कई महीनों बाद भी दोस्तों हम उनका पता लगा सकते हैं कि उनकी बॉडी के अंदर जो जो अमानक दवाई गई है या नहीं गई है, उन्होंने सेवन किया था या नहीं किया था। फिलहाल बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में 1 सितंबर 2025 से चांदी के पंजीकरण के लिए कौन-सा सिस्टम लागू होगा? दोस्तों चांदी के पल पंजीकरण के लिए भारत में 1 सितंबर 2025 से लागू हो गया एक नया सिस्टम, जिसका नाम है हॉलमार्किंग यूनिक आइडेंटिफिकेशन, HUID। डिटेल से बात करें दोस्तों, तो भारत में 1 सितंबर 2025 से चांदी के आभूषणों और वस्तुओं के लिए HUID यानी हॉलमार्किंग यूनिक आइडेंटिफिकेशन आधारित हॉलमार्किंग स्वैच्छिक रूप से लागू कर दिया गया है। इसका मतलब है दोस्तों, हॉलमार्किंग यूनिक आइडेंटिफिकेशन है ये 6 अंक का एक अल्फ़ान्यूमेरिक कोड होता है, जो बताता है कि आभूषण है वो किस कैटेगरी का है और उसमें कितने प्रतिशत शुद्धता है। बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। 8वाँ पॉइंट दोस्तों, श्री पीयूष गोयल जी से जुड़ा हुआ है। पीयूष गोयल जी नागालैंड कैडर के 1993 बैच के आईएएस अधिकारी है। इन्हें दोस्तों 4 सितंबर 2025 को आधिकारिक रूप से खनन मंत्रालय के सचिव का पदभार दिया गया है दोस्तों। अब ये सचिव बन गए हैं। दोस्तों उनकी नियुक्ति श्री वीएल कांताराव के स्थानांतरण के बाद हुई है। तो वीएल कांताराव जी हैं दोस्तों, इन्हें जल संसाधन, नदी नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग में सचिव के पद के रूप में ट्रांसफर कर दिया गया है। यानी पहले वीएल कांताराव जी हैं, ये दोस्तों खनन मंत्रालय के सचिव के पद पर विराजमान थे। अब इन्हें ट्रांसफर करके और जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग में सचिव के पद पर ट्रांसफर कर दिया गया है और वीएल कांताराव की जगह अब श्री पीयूष गोयल जी हैं, ये अपना कार्यभार संभालेंगे। अपना कार्यभार संभालने से पहले श्री पीयूष गोयल जी है, ये गृह मंत्रालय के अधीन नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड यानी नेट ग्रिड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ रहे हैं। बात करते हैं 9वें प्रश्न के बारे में। 9वां प्रश्न है दोस्तों, लेखक अभिषेक बिश्नोई की नई पुस्तक का क्या नाम है? दोस्तों बहुत ही फेमस जो लेखक हैं वो है अभिषेक बिश्नोई। इनकी पुस्तक है, उनका नई पुस्तक का नाम है दोस्तों द चोलास अवेंजर्स ऑफ सोमनाथ, यानी द चोलास अवेंजर्स ऑफ सोमनाथ। डिटेल से बात करें दोस्तों, तो लेखक अमीश त्रिपाठी, जो आप देख सकते हैं तस्वीर को, इन्होंने अपनी नवीनतम कृति द चोला टाइगर्स अवेंजर्स ऑफ सोमनाथ का विमोचन किया है। दोस्तों इन्होंने, इनकी पहली पुस्तक थी, उनका नाम था द हंटिंग क्रॉनिकल्स श्रृंखला की दूसरी पुस्तक है, सॉरी, द इंडी क्रॉनिकल्स श्रृंखला की ये दूसरी पुस्तक है। पहली पुस्तक थी लेजेंड ऑफ सुहेलदेव। दोस्तों ये जो सोमनाथ अवेंजर्स ऑफ सोमनाथ पुस्तक है दोस्तों, ये सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण जो हुआ था, फेमस आक्रमण है, आपको आपको पता ही होगा इसके बारे में। जो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था उसका प्रतिशोध और चोल वंश में इसकी भूमिका को लेकर के ये पुस्तक है, ये लिखी गई है। दोस्तों त्रिपाठी जी की अन्य कृतियाँ हैं, वो है शिव ट्रिलॉजी, रामचंद्र सीरीज, इसकी बिक्री दोस्तों 80 लाख से ज़्यादा प्रतियाँ इसकी बिक चुकी है। तो ये काफ़ी फेमस जो राइटर हैं। दोस्तों आज का करंट अफेयर का कैप्सूल आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।